अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन ई के सिलेबस में जो अपडेट्स आई हैं फ्रॉम सितंबर अक्टूबर 2024 एग्जाम विंडो एंड ऑनवर्ड्स उस पर बात करेंगे। सेक्शन ई के सिलेबस में दो अपडेट्स आई हैं, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ सीएफओ, और सेकंड है टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिमीडिएटिंग द इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले टॉपिक पे बात करेंगे, इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग या उसकी एडिक्वेसी की टेस्टिंग, और जो इनएडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स है उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, रिमीडिएट किस तरीके से करना है, ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सर, टेस्टिंग दी एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब हमने पहले ये देखना है कि जो पूरा कंट्रोल स्ट्रक्चर, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट हुआ है वो एडिक्वेट है या नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा तभी हम फिर आगे जाएंगे। तो पहले हम उसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे कि अगर प्रॉब्लम्स है तो उसको किस तरीके से हमें रेमेडिएट करना है। तो देखिए, हमें ओरिजिनल कोर्स से भी ये बात बताया और यहाँ पे भी पहले हमें यही बात स्टैब्लिश करके दी हुई है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करने और मेंटेन करने का काम है वो बेसिकली किसका है, मैनेजमेंट का है। अच्छा, यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स की जब बात की जाएगी, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर की, तो वो पर्टिकुलरली ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बात की जाएगी। ठीक है, आईसीएफआर यानी कि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जितने भी हम कंट्रोल्स किया, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे ही बात करेंगे। तो पहली बात हमें यही बताई गई है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर एडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश करके मेंटेन करवाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, ताकि इस बात का रीजनेबल एश्योरेंस हमें मिल सके कि कंपनी की जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जा रही है वो रिलायबल होगी। और इस बात को फर्दर बैक कौन करता है, सॉक्स, सार्बन ऑक्सिल एक्ट का सेक्शन 404। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई एसईसी एक कंपनी से जो एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड करता है, या फिर इन अदर वर्ड्स एक कंपनी को, एसईसी को जो भी एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी होती है, उसके अंदर सॉक्स ने इस बात को मैंडेटरी किया है कि मैनेजमेंट उसके अंदर अपने इंटरनल कंट्रोल्स की एडिकेसी को असेस करे और फिर उस असेसमेंट को कम्युनिकेट भी करे कि भाई ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो इंटरनल कंट्रोल्स हैं ये एडिक्वेट है या नहीं, इस बात की असेसमेंट उसमें कम्युनिकेट करे। अब मसला ये आ गया कि मैनेजमेंट को जब ये रिपोर्ट के लिए अपने इंटरनल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी को असेस करना था, तो मैनेजमेंट को चाहिए था कोई सुटेबल रिकॉग्नाइज कंट्रोल फ्रेमवर्क जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं था। तो फिर क्या करा, ज्यादातर कंपनीज ने इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जो 2023 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था या पब्लिश हुआ था, किसने किया था, कोसो ने, कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडवे कमीशन। तो कोसो ने जो 2013 में इंटरनल कंट्रोल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क स्टैब्लिश या पब्लिश किया था, वही यूएस कंपनीज अपने पास यूज कर लेती हैं इन रिपोर्ट्स के लिए, इंटरनल कंट्रोल्स की एडिकेसी को असेस करके रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि कोसो फॉलो कर रही है तो ऑब्वियसली बात है कोसो की रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी पड़ेगी। तो कोसो सबसे पहले ये कहता है कि भाई मैनेजमेंट को अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को असेस करना है, चेक करना है, एडिक्वेसी चेक करनी है, तो उसके लिए मॉनिटरिंग या मॉनिटरिंग एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोसो ने क्या कहा कि मॉनिटर आपको करना जरूरी है, किसको, अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, ताकि आप ये देख सकें कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स, जो एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स हैं, वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। सही है। अच्छा, अब जो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, वो आपको इस बात को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कि जो आपके कंट्रोल्स हैं वो आपने प्रॉपरली डिजाइन किए हुए हैं और एट द सेम टाइम सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, ताकि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड किसी भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को पहले प्रिवेंट कर सके, अगर प्रिवेंट नहीं हो सकती तो एटलीस्ट उनको डिटेक्ट करके कंट्रोल कर सके या करेक्ट कर सके। ठीक है, तो कोसो ने कहा कि भाई अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपने चेक करना है तो मॉनिटरिंग या मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आपने फॉलो करनी है, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपके एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज से फायदा क्या होता है, ये आपको ये आइडेंटिफाई करके देती है कि दो चीजें, देखिए दो अलग अलग चीजें हैं, ये आगे आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन बहरहाल क्या आपको पता चलता है मॉनिटरिंग एक्टिविटीज से कि आपके करंट एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स प्रॉपर तरीके से डिजाइंड है या नहीं, और अगर डिजाइन है तो ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से या नहीं, ताकि वो किसी भी मटीरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट कर सके या डिटेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपको कोसो ने कह दिया कि मॉनिटरिंग एक्टिविटीज आपने फॉलो करनी है। अब मॉनिटरिंग कैसे होती है, आपके जो एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल्स है उसकी मॉनिटरिंग दो तरीकों से होती है। एक आपकी होती है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन और एक आपकी होती है सेपरेट इवैल्यूएशन। और कोसो ये रिकमेंड करता है कि भाई आप मॉनिटरिंग एक्टिविटी के अंदर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें, यानी कि ऑनगोइंग भी और सेपरेट इवैल्यूएशन भी आप परफॉर्म करें। सर, अब ये ऑनगोइंग इवैल्यूएशन या और सेपरेट इवैल्यूएशन क्या होता है? सर, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे काम हो रहा है इवैल्यूएशन होती जा रही है। सर क्या मतलब ये है कि इसके अंदर हम सिंपल काम ये करते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस प्रोसेस है जिससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को हमने चेक करना है, इवैल्यूएट करना है, हम उसी के अंदर ही ये इवैल्यूएशन या इवैल्यूएशन एक्टिविटीज को बिल्ट इन कर देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती रहे। सर ये कैसा होता है, ये कैसे होता है? ये होता है सर थ्रू सॉफ्टवेयर। तो हमारा जो भी बिजनेस प्रोसेस जिसके अंदर हमें इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट करना होता है, तो वहां पे हम सॉफ्टवेयर के थ्रू इवैल्यूएशन इंक्लूड कर देते हैं, जो कि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को टेस्ट करती हैं,
मॉनिटर करके टेस्ट करती हैं और ये चेक करती हैं कि जो हमने स्टैब्लिश क्राइटेरिया बनाया था उसको ये कंप्लाई कर रही हैं या नहीं कर रही। ठीक है, अच्छा, वो जो हमने क्राइटेरिया बनाया था वो आइदर थ्रू कंट्रोल भी हो सकता है और विदाउट कंट्रोल भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो क्राइटेरिया को हमने कंट्रोल के थ्रू इंप्लीमेंट करवाया हो सकता है कोई कंट्रोल नहीं लगाया हो। दोनों ही केसेस के अंदर अगर हमने कोई क्राइटेरिया किसी बिजनेस प्रोसेस के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन के लिए बनाया था तो वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलता है? हम ऑनगोइंग इवैल्यूएशन को बिजनेस प्रोसेस के अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही इंप्लीमेंट करवा देते हैं, जिससे हर ट्रांजैक्शन जब प्रोसेस होती है तो ये इवैल्यूएशन, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन उसको मॉनिटर करता है, देखता है वो क्राइटेरिया को मीट कर रही है या नहीं कर रही। और अगर मीट नहीं करती फौरी तौर पर वो अलर्ट दे देता है कि भाई ये ट्रांजैक्शन ने क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तो हमें आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे या तो सफिशिएंट कंट्रोल्स अवेलेबल नहीं है या फिर अगर है तो वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहे। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल कि भाई अगर एक एम्प्लॉय को हमने परचेज ऑर्डर बनाने की और इशू करने की अथॉरिटी दी है। ठीक है, अच्छा देखिए, नॉर्मली ये दोनों अथॉरिटी अलग अलग लोगों के पास होती है। परचेज ऑर्डर रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता कोई और है और फिर उसके बाद उसको अप्रूव करके इशू कोई और करता है। तो अगर हमने सपोज किसी एक ही एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे दी कि भाई वही परचेज ऑर्डर बनाएगा और अप्रूव भी वही करेगा। अब मसला यह है कि यहाँ पे कंपनी के लिए एरर या फ्रॉड का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि एक ही एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी देना और किसी भी लिमिट को इंप्लीमेंट नहीं करवाना ये बड़ा टेक्निकल या बड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए या तो कंपनीज नॉर्मली ये करती हैं कि भाई परचेज ऑर्डर बनाने की और उसको ऑथराइज कराने की अथॉरिटी अलग अलग लोगों को देती है, या अगर अथॉरिटी एक ही बंदे के पास है तो उसको एक सर्टेन लिमिट एलोकेट करती है कि इससे ज्यादा का परचेज ऑर्डर आप अप्रूव नहीं कर सकते, अपने सुपरवाइजर से अप्रूव करा के ही आप इशू करोगे। तो अब सपोज अगर एक एम्प्लॉय के पास दोनों अथॉरिटी है परचेज करने की भी और सपोज $10,000 के अंदर या $10,000 तक का परचेज ऑर्डर अप्रूव करने की, लेकिन मसला यह है कि उसी सिस्टम के अंदर उसी एम्प्लॉय के एंड से या उसी एम्प्लॉय के ऑथराइजेशन से $10,000 से ज्यादा के भी परचेज ऑर्डर इशू हो रहे हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि वहां पे या तो कंट्रोल अवेलेबल नहीं है या फिर अगर है तो वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो ये दोनों ही केसेस के अंदर ये इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो समझ आती है बात। सर अगर इंटरनल कंट्रोल है तो किस तरीके से वायलेशन हो रही है? उसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो आपका ये एम्प्लॉय है इसको सुपरवाइजर ने ऑटोमेटिकली अपनी अथॉरिटी पास ऑन कर दी है कि भाई मेरे पास इतनी चीजों को देखने का टाइम नहीं है, आप डायरेक्टली अप्रूव कर दो। या फिर हो सकता है कि इसने किसी तरीके से उस कंट्रोल को ओवरपास करना सीख लिया है कि जिसके बेसिस पे अगर ज्यादा का परचेज ऑर्डर होता है तो इसी के एंड से प्रोसेस हो जाता है। तो आप जब ऑनगोइंग इवैल्यूएशन इसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो जैसे ही $10,000 से ज्यादा का कोई भी ऑर्डर प्रोसेस होगा फौरी तौर पे वो अलर्ट जारी कर देगा और बता देगा कि भाई इससे ज्यादा का ऑर्डर कैसे प्रोसेस हो गया, जबकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई थी। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसी है। जहां पे इंटरनल कंट्रोल्स की प्रॉब्लम है, या तो सही इंटरनल कंट्रोल नहीं अवेलेबल या फिर सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा। दोनों केसेस में क्या कहलाता है? कंट्रोल डेफिशिएंसी। तो सर यहाँ पे कंट्रोल की डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कंपनी को डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए कैश की जरूरत पड़ती है। अब कैश अगर अवेलेबल नहीं होता तो बैंक से विड्रॉ करती है, लेकिन कंपनी कोशिश करती है कैश की डीलिंग ज्यादा ना हो, क्योंकि कैश इन हैंड जो है वो सबसे डेंजरस होता है। उसके अंदर थेफ्ट का चांस और अदर इरेगुलरिटीज का चांस भी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर विड्रॉल का अलाउ भी करती है किसी इंप्लॉय को तो एक पर्टिकुलर लिमिट में अलाउ करती है। जैसे सपोज पीकेआर के अंदर बात करें तो 50,000 से ज्यादा कैश विड्रॉ करना अलाउ नहीं है। अब सिस्टम के अंदर एक ही जो एम्प्लॉय है वो जब कैश विड्रॉल की इंट्रीज कर रहा है तो कभी वो 60,000 की भी कर रहा है, कभी 80,000 की भी कर रहा है। तो अगर 50,000 की उसको लिमिट दी हुई थी तो उससे ज्यादा उसने कैसे विड्रॉ कर लिया? तो या तो ये चांस है कि उसको जिससे अप्रूव करवाना था उसने कहा कि यार अब ये छोटी छोटी चीजें अप्रूव करने का टाइम नहीं है, तुम्हें जितने कैश की रिक्वायरमेंट है करवा लिया करो। तो इसका मतलब यहाँ पे या तो ये मसला है या फिर ये मसला है कि वो किसी के अप्रूवल के बगैर ही डायरेक्टली जाके कैश करवा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एरर हो रहा है। क्यों? क्योंकि या तो सफिशिएंट कंट्रोल नहीं है या फिर वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा है, यानी कि कंट्रोल की डेफिशिएंसी है। तो अगर ऑनगोइंग इवैल्यूएशन आपने लगा दी होती तो जैसे ही वो ये 50,000 की ज्यादा की ट्रांजेक्शन प्रोसेस करता है फौरन आपके पास अलर्ट जारी हो जाता है कि भाई 50,000 की लिमिट, इससे ज्यादा का कैश विड्रॉल हो गया। कंपनी फौरन अलर्ट हो जाती और इस बात को करेक्ट करने चली जाती। तो ये आपका होता है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन, कि जिसको आप सिस्टम के अंदर ही बिल्ट इन कर देते हो थ्रू सॉफ्टवेयर। वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करके टेस्ट करता है और देखता है क्राइटेरिया के मुताबिक है या नहीं है। जहां पे नहीं है वहां पे अलर्ट जारी करके बता देता है कि आपके कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसी है। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन का फायदा क्या है कि बहुत तेजी से, ज्यादा तेजी से आपको जो प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। अच्छा सर, इसके अंदर फिर सेकंड क्या है? सर सेकंड है सेपरेट इवैल्यूएशन। सेपरेट इवैल्यूएशन क्या होता है? पीरियडिक बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बाद जाके ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करके टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि वो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया के हिसाब से हैं या नहीं है। ये काम कौन करता है या किस तरीके से किया जाता है? ये या तो इंटरनल ऑडिट में किया जाता है या फिर एक्सटर्नल पार्टीज की हेल्प लेके किया जाता है। अब इसके अंदर दो मेजर प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम यह है कि भाई इतनी सारी ट्रांजैक्शंस अगर आप एक पीरियड के बाद टेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आप सैंपलिंग कर लेते हैं। आप कुछ ट्रांजैक्शंस अलग अलग उठाते हैं और उनको चेक करते हैं। ये कहलाता है सैंपलिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले आता है सैंपलिंग रिस्क। सैंपलिंग रिस्क क्या होता है कि आपने सैंपल के अंदर जो ट्रांजैक्शन निकाली है हो सकता है कि वो पॉपुलेशन यानी कि जो कंप्लीट डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेटिव ना हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि आपकी पॉपुलेशन यानी कि कंप्लीट डेटा के अंदर इरेगुलरिटीज हो, एरर हो,
लेकिन आपने जो सैंपल लिया उसके अंदर सारी साफ सुथरी ट्रांजैक्शन आ गई, सारी अंडर द लिमिट ट्रांजैक्शन आ गई, तो फिर क्या हुआ? तो आपका फायदा ही नहीं हुआ चेक करने का। कहलाता है सैंपलिंग रिस्क। जहां पे जो आपका सैंपल होता है वो वैसा नहीं होता जैसी आपकी पूरा डेटा या पूरी पॉपुलेशन होती है, मतलब पूरी पॉपुलेशन के अंदर एरर्स हैं लेकिन सैंपल के अंदर एरर नहीं आ रहा। ठीक है, ये है सैंपलिंग रिस्क। तो पहला तो आया था सैंपलिंग रिस्क। दूसरा मसला इसके अंदर ये है ऑनगोइंग इवैल्यूएशन प्रिवेंटिव मेजर है। मसला होने से पहले ही आपको बता देता, मतलब जहां पे वो जाके प्रॉब्लम करता है फौरी तौर पे आपको पता चलता है, आप उसको फौरी करेक्ट कर देते हो। ठीक है ना, आप आगे जाने से उस ट्रांजेक्शन को रोक लेते हो। ये है डिटेक्टिव मेजर, जहां पे आपका मसला हो गया है, अब आप कुछ अरसे बाद जाके चेक करके उसको करेक्ट कराने जा रहे हो, तो यहां पे लॉस का चांस ज्यादा है। सही है। अच्छा, ये क्या कहता है कॉसो? कॉसो कहता है कि भाई आप दोनों को फॉलो करो, ऑनगोइंग को भी फॉलो करो और सेपरेट इवैल्यूएशन को। उस केस के अंदर ये सेपरेट इवैल्यूएशन बेसिकली ऑनगोइंग इवैल्यूएशंस को के रिजल्ट्स को ही कंफर्म कर रही होती है। मतलब कि जब सेपरेट इवैल्यूएशन करते हो और उसमें अगर कोई गलती नजर आती है तो आपको पता चलता है कि भाई ऑनगोइंग इवैल्यूएशन भी सही तरीके से काम नहीं कर रही। ठीक है ना, तो सेपरेट इवैल्यूएशन के जब ऑनगोइंग इवैल्यूएशन पे आप इंप्लीमेंट करते हो, मतलब दोनों को एक साथ इंप्लीमेंट करते हो, तो आपको पता चलता है कि भाई ऑनगोइंग इवैल्यूएशन भी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। ठीक है, तो ये लाइन याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछ सकता है कि सेपरेट इवैल्यूएशन क्या करती है, वो ऑनगोइंग इवैल्यूएशन के रिजल्ट्स को भी कंफर्म कर रही होती है। अच्छा, अब सर हमारा जो कंट्रोल सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस किन चीजों पे बेस करती है? सर दो चीजों पे बेस करती है। दो चीजों पे बेस करती है, मैंने आपको बताया था, दो अलग अलग चीजें। एक है डिजाइन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, एक है ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है, अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन आगे आ जाएगी, लेकिन बहरहाल पहले क्या चीज जरूरी है? पहला यह जरूरी है कि भाई आपका जो इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम है वो प्रॉपरली डिजाइन हो। अगर आपका इंडिविजुअल इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपर तरीके से डिजाइन होगा तो वो इस काबिल होगा कि वो आपके जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिवेंट कर सके, और अगर प्रिवेंट नहीं कर सकता तो इनकेस मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स इनकर हो जाती हैं तो वो एटलीस्ट उनको डिटेक्ट करके करेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर आपका डिजाइन अच्छा है कंट्रोल का, कंट्रोल सिस्टम का, तो वो आपको आइदर मटेरियल मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा, उसमें हेल्प नहीं करता तो डिटेक्ट करके करेक्ट करने में हेल्प करेगा। और सेकेंड, कि आपके अगर कंट्रोल्स अच्छे तरीके से डिजाइन हैं तो वो ऑपरेट भी सही तरीके से हो रहे हो, इंप्लीमेंट भी सही तरीके से हो रहे हो। तो अगर अच्छे डिजाइन कंट्रोल्स आप गलत तरीके से अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो उनका कोई फायदा नहीं है। तो अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके जो इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस और बढ़ जाएगी। तो अगर आपको अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इफेक्टिवनेस बढ़ानी है तो नंबर वन डिजाइन उसका प्रॉपर हो, और नंबर टू ऑपरेट भी सही तरीके से हो रहे हो। ठीक है, अब सर आ जाते हैं सिलेक्टिंग कंट्रोल्स टू टेस्ट। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन से कंट्रोल्स को आपने टेस्ट करना है? क्या ऑर्गेनाइजेशन ईच एंड एवरी कंट्रोल को टेस्ट करने बैठेगी? नहीं, इतना टाइम भी नहीं होता। और इसके अंदर बहुत बड़ा मसला ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे कंट्रोल पे टाइम ज्यादा कर दो जो ज्यादा सिग्निफिकेंट ना हो, और जो सिग्निफिकेंट हो वो रह जाए, तो ये बड़ा मसला होता है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन से कंट्रोल्स को टेस्ट करना है? तो आपको एसईसी ही गाइडेंस देता है कि भाई जब मैनेजमेंट अपनी इंटरनल कंट्रोल्स की असेसमेंट के लिए काम करे, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे जो इंटरनल कंट्रोल है उनको एसेस करने के लिए काम करे, तो वो कौन सी अप्रोच फॉलो करे? टॉप डाउन रिस्क बेस्ड अप्रोच। कौन सी अप्रोच सर? टॉप डाउन रिस्क बेस्ड अप्रोच। सर ये क्या होता है? क्या दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं? नहीं, दो अलग टर्म्स तो हैं लेकिन तकरीबन मतलब सेम ही है। सही है सर। ये होता क्या है सर? ये सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए तो एसईसी ये कह रहा है कि भाई आप पहले उन कंट्रोल्स पे फोकस करो। देखो इसके अंदर ये नहीं है कि आप सिर्फ उन कंट्रोल्स पे फोकस करो, नहीं, आप पहले उन कंट्रोल्स को प्रायोरिटी दो या उन कंट्रोल्स पे फोकस करो कि जिसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ होल और मेजर किस्म का एरर या मेजर किस्म का लॉस क्रिएट हो सकता हो, यानी कि इन अदर वर्ड्स जिसका रिस्क सबसे हाई हो। तो टॉप डाउन अप्रोच कौन सी होती है? कि आप पहले उन कंट्रोल्स पे फोकस करो कि जो कि सबसे हाई रिस्क एरियाज को टैकल कर रहे हो, या जिनकी वजह से मेजर प्रॉब्लम या मेजर लॉस होने का चांस हो, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल सफर कर सकती हो फ्रॉम अ लॉस। ये कहलाती है टॉप डाउन रिस्क बेस्ड अप्रोच। दोनों के अलग अलग मतलब लेकिन बात सेम ही है। टॉप डाउन का मतलब कि जिसका लॉस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ होल इनकर हो सकता है, और बड़ा, क्योंकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में इनकर होगा तो बड़े लेवल का लॉस इनकर हो सकता हो। और रिस्क बेस्ड अप्रोच जिसके अंदर रिस्क सबसे ज्यादा हो, पहले आप उस पर फोकस करो। ठीक है, लेकिन अगेन देखिए मैं ये बात कह रहा हूं कि इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो इसके सब ऑर्डिनेट रिस्क हैं आपने उन पे नहीं जाना, नहीं, आपने प्रायोरिटी इनको देनी है, फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे के लेवल पे आता जाना है। सही है। इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा ये होगा कि जो ऐसे आपके रिस्क हैं जिनसे लॉस का चांस सबसे ज्यादा है, जिससे कंपनी सबसे ज्यादा सफर कर सकती है, जब आप वो टैकल कर लेंगे तो आपका ओवरऑल लॉस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड फायदा ये होगा कि बाजू का जब आप ये टॉप लेवल के रिस्क को मैनेज कर लेते हैं ना, तो आपके जो इससे लोअर लेवल के रिस्क हैं वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं, या फिर आप जब टॉप लेवल के कंट्रोल्स को आप चेक कर लेते हैं और उनको इवेल्युएट कर लेते हैं और उनको करेक्ट कर देते हैं, तो उसके अंडर के जो कंट्रोल्स है वो बाजू का ऑटोमेटिकली सही हो जाते हैं, या उनको टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, तो सर अब आगे चलते हैं। इसमें वही दोनों तरीकों से बात है, दोनों तरीकों से बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट क्या करे? की कंट्रोल्स पे फोकस करे। अब भाई की कंट्रोल्स कौन से हैं? की कंट्रोल्स अगर रिस्क के हिसाब से बात की जाए तो सर वो हैं जो कि
आर नीडेड टू एडिक्वेटली एड्रेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपके की कंट्रोल्स कौन से हैं जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो मटीरियल मिस स्टेटमेंट के रिस्क को टैकल करते हो, मतलब कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट को होने से रोकते हो, वो आपके की कंट्रोल्स हैं, टॉप लेवल कंट्रोल्स हैं। आपको पहले उन पे फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, और इसके लिए क्या हो, इसके लिए आपके प्रॉपर इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स बने हुए हों ताकि वो आपके उन एरियाज पे फोकस कर सकें कि जिनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ग्रेटेस्ट रिस्क इन्वॉल्व हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आपका इवैल्यूएशन प्रोसीजर बना हो ताकि आप उन एरियाज पे पहले फोकस करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उससे लोअर लेवल एरियाज पे आते चले जाए। अच्छा, अगर इसको टॉप डाउन अप्रोच की बेसिस पे बात की जाए, रिस्क की बेसिस पे बात हो गई, तो सर कौन से आपने कंट्रोल्स पे पहले फोकस करना है? सर आपने टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हुए पहले एंटिटी लेवल कंट्रोल्स पे फोकस करना है जिनका पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे एज अ होल मेजर इंपैक्ट आ सकता हो, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल कि भाई अगर कंपनी मंथ टू मंथ बेसिस पे पेरोल अपना प्रोसेस करती है, एम्प्लॉइज की सैलरीज वगैरह पे करती है, तो वहां पे आपने एक कंट्रोल कौन सा लगाया हुआ था चेक करने के लिए कि भाई सैलरी सही तरीके से पे हो रही है या जितनी पे होनी चाहिए उसके हिसाब से पे हो रही है या नहीं? वेरिएंस एनालिसिस। आप मंथ टू मंथ जो पेमेंट्स हो रही है आप उनका वेरिएंस चेक करते हो, ऑब्वियस सी बात है कि मंथ टू मंथ सैलरीज के अंदर वेरिएशन आता है लेकिन बहुत मेजर नहीं आता। अब मसला क्या है कि भाई अगर किसी एक महीने के अंदर आपके पेरोल डिपार्टमेंट ने 2 या 3 इंप्लॉइज की सैलरी ज्यादा पे कर दी हो, घोस्ट इंप्लॉइज की सैलरीज पे कर दी, मतलब कि जो इंप्लॉइज कंपनी के अंदर है ही नहीं उनकी सैलरीज पे कर दी, या तो आप ये भी कह सकते हो कि इसलिए हुआ हो कि भाई डबल सैलरी की एंट्री हो गई हो, या फिर जो इंप्लॉइज है ही नहीं आपके एम्प्लॉय आपने उनकी सैलरी पे कर दी। अब ये एरर भी हो सकता है या वो फ्रॉड भी कर सकते हैं। तो इनका आइडिया आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड किससे हो जाएगा? वेरिएंस एनालिसिस से हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के किसी ऐसे कंट्रोल पे फोकस करेंगे कि जो कि छोटे मोटे डिफरेंस को, कोई $10-12 के डिफरेंस को फोकस करता है, उस पर सारा टाइम निकाल देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो ये जो मेजर आपके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करना पड़ेगा और छोटा जो इंपैक्ट है उसको वो अवॉइड कर सकेगी। तो इसलिए पहले क्या जरूरी है कि ऐसे कंट्रोल्स पे फोकस किया जाए जो मेजर रिस्क के साथ एसोसिएटेड हो, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 2-3 इंप्लॉइज की सैलरीज की बात की जाए तो वो एक बड़ी अमाउंट कंपनी के लिए बन जाती है और उसकी बेसिस पे एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो ये जो पेरोल के लिए वेरिएंस एनालिसिस होती है, तो अगर आप इसको असेस करते हैं तो इससे आपको ये रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाएगा कि आपका फ्रॉड भी नहीं होगा और आपकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उसके अंदर कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसके अंदर अगेन मैंने आपको बताया कि एक तो फायदा ये है कि मेजर जो प्रॉब्लम है वो एलिमिनेट हो जाएगी, माइनर अगर रहती है तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपका वेरिएंस एनालिसिस सेटिस्फैक्टरी काम कर रहा है तो आपको बाज औकात इस बात का भी आइडिया हो जाता है कि जो इंडिविजुअल पेरोल प्रोसेसिंग कंट्रोल्स हैं उनको शायद आपको टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। तो जब आप एक बड़े लेवल का कंट्रोल आप टेस्ट कर लेते हैं कि जिसका मेजर इंपैक्ट आ सकता है, तो आपको इस बात का, और वो सेटिस्फैक्टरी हो, तो आपको इस बात का भी आइडिया हो जाता है कि हमें शायद इसके जो सब ऑर्डिनेटेड कंट्रोल्स हैं, छोटे लेवल के कंट्रोल्स हैं इसी एरिया के अंदर, उसको शायद हमें टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। सही है। तो सर अगर हमें ये डिसाइड करना है तो कि कौन से कंट्रोल्स को टेस्ट करना है तो क्या करें? टॉप डाउन रिस्क बेस्ड अप्रोच, यानी कि रिस्क की बेसिस पे बात की जाए तो वो हमारे कंट्रोल्स जो कि हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ इंगेज्ड हो, हम पहले उनको टेस्ट करें और उसके बाद लोअर लेवल पे आए। या फिर अगर हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें तो सर वो वाले कंट्रोल्स जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल अफेक्ट कर सकते हो, या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक या पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज अ होल उनका एक बड़े लेवल का लॉस या प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट हो सके, उनको पहले टैकल किया जाए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जब आपने डिस्क्राइब करना है तो ऑब्वियसली बात है, हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कंसिडरेशन में ही डिस्क्राइब करना है कि सर ऐसे कंट्रोल्स जिसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड ग्रेटेस्ट रिस्क इन्वॉल्व हो, हम पहले उनको टेस्ट करेंगे। अच्छा सर, आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ टेस्ट पे। तो सर 4 तरीके के टेस्ट हमारे पास होते हैं जो कि हम इंटरनल कंट्रोल्स की एडिक्वेसी चेक करने के लिए इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले है इंक्वायरी। इंक्वायरी नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इंफॉर्मेशन लेना। तो आप क्या करते हो कि जिस बिजनेस प्रोसेस या जिस एरिया के कंट्रोल्स को आपने असेस करना है, आप उससे रिलेटेड इंप्लॉइज और मैनेजमेंट जो कि उस इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करवा रहे हो या ऑपरेट करवा रहे हो, आप उनसे इंक्वायरी करते हो, आप उनसे क्वेश्चंस पूछते हो कि भाई आप किस तरीके से इस कंट्रोल को ऑपरेट करते हैं, सही है, और वो आपको उसका रिस्पांस दे देंगे। अब ये जो इंक्वायरी है ये सबसे वर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग या सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग है कि जिससे आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो इंप्लॉइज या मैनेजमेंट उस कंट्रोल को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अगर वो प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे तो वो तो आपको पूरा प्रॉपर प्रोसीजर खुद ही सुना देंगे, और एक्चुअली जब वो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं तो वो उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो इसलिए इससे आपको फायदा इसलिए नहीं होता कि जो बंदा उसको इंप्लीमेंट करवा रहा है आप उसी से ही क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि भाई कैसे इंप्लीमेंट करवा रहे हो। अब वो एक्चुअल के अंदर अगर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो भी आपको पूरा क्राइटेरिया सुना देंगे और आप समझेंगे कि शायद ये पूरा का पूरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल अगेन इसके अंदर आ गई कि भाई हमारा अकाउंट पेबल स्टाफ है। अकाउंट पेबल स्टाफ क्या करता है कि जब भी उनके पास इनवॉइस आती है तो सबसे पहले उसको खुद ही चेक करता है सारी चीजें अप टू डेट है या बराबर है या नहीं है, फिर वेरीफाई करता है जो भी चीज है उससे, फिर उसके बाद
फिर उसके बाद उसको ऑथराइज करवाता है और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजता है पेमेंट के लिए। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि अकाउंट्स स्टाफ के पास जब रोजाना की 25-30 इनवॉइसेस आ रही हैं, वो कह रहा है कि यार इतना टाइम लगता है चेक करने के लिए, और हमारे जो सप्लायर्स हैं जिनको हमें पेमेंट करनी है वो है भी रिलायबल, वो कभी हमें गलत इनवॉइस भेजते नहीं, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, इनवॉइसेस ऐसे ही चला दो। वो ऐसे ही अप्रूव करके क्या करता है, पेमेंट के लिए भेज देता है। सही है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि भाईजान जब आपके पास इनवॉइस आती है तो क्या करते हो, तो पूरा मुझे क्राइटेरिया सुना देता है कि सर पहले मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ। तो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ भाई जो हमारा कंट्रोल्स है वो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है। सही है। तो इंक्वायरी जो है वो लीस्ट रिलायबल मेथड है इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज people do not necessarily tell the truth। ठीक है। A person may respond by repeating the established procedure rather than by stating what they actually do। ठीक है ना, जो एक्चुअली कर रहे हैं वो नहीं बताएंगे, जो established procedure है वो आपको सुना देंगे। अच्छा, सेकंड क्या है, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, वो है सर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में बजाय इसके कि आप उस इंप्लॉय या मैनेजमेंट से पूछो, आप उनको काम करता हुआ देखते हो कि वो इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट कैसे करवा रहे हैं, हर ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म हो रही है उसमें कंट्रोल को कैसे फॉलो कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है। जैसे कि अगर इन्वेंट्री काउंट है, स्टॉक काउंट जिसको हम कहते हैं, तो अगर आप इंप्लॉय को ना देखो तो वो क्या करेगा, वो गिरेगा नहीं। और खासतौर पे अगर छोटे साइज की इन्वेंट्री हो, जैसे कि अगर हम पेंसिल की बात कर लें, पेन की बात कर लें, शॉर्पनर, या थोड़े से भी अगर और बड़े लेवल की भी इन्वेंट्री की बात करें, तो उसको काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप उनको ना देखो तो वो क्या करेंगे, वो पेल देंगे, वो बोलेंगे कि यार ये नजर में इतना आ रहा है तो इसको इस हिसाब से कर लो, या अगर इसके 100 यूनिट जो है ना इतने साइज के नजर आ रहे हैं तो इतना बड़ा साइज है तो उसको इस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। तो वो इस हिसाब से इन्वेंट्री को काउंट करने के बजाय एक्सपेक्टेड अमाउंट मेंशन कर देते हैं। सही है। तो आपको अगर उसको चेक करना है भाई ये कंट्रोल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप खुद ही खड़े रह के देखते हो कि इन्वेंट्री काउंट करते वक्त वो प्रॉपर्ली हर एक इन्वेंट्री को काउंट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है ना। द टेस्टर वुड ऑब्जर्व इन्वेंट्री बीइंग काउंटेड एंड रिकॉर्डेड, सही तरीके से काउंट करके उसको रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी सही कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात हो सकता है कि रिकॉर्डिंग के अंदर सिंगल फिगर ना लिखनी हो, हर इन्वेंट्री जो अलग अलग पोर्शन में रखी हुई है सबकी अलग अलग अमाउंट आया, फिर टोटल हो गया है, तो ये सारी चीजें वो कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए इसके अंदर भी जो रिलायबिलिटी है वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जब इंप्लॉय को ये पता चल जाएगा कि भाई आपका सुपरवाइजर या मैनेजर खड़े होकर आपको देख रहा है कि आप कंट्रोल फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो आप फॉलो कर लोगे। लेकिन जैसे ही वो अगला बंदा जाएगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये वही एक्सपेक्टेड अमाउंट लिख देगा, यानी कि पेल देगा। सही है। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन का भी लिमिटेड स्कोप है। इसका स्कोप सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब आप उसको बगैर पता चले ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि भाई वो कंट्रोल को फॉलो करवा रहा है या नहीं करवा रहा। तो इससे आपको पता चल जाएगा कंट्रोल आपका एडिक्वेट है या उसमें डेफिशिएंसी है। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, थोड़ा सा अच्छा लेवल, वो है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के अंदर आप क्या करते हो कि आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, उन ट्रांजैक्शंस या उनके रिजल्ट्स को आप खुद ही चेक करते हो। ठीक है। आपका इंटरनल कंट्रोल जिन ट्रांजैक्शंस पे लगा हुआ है, उन ट्रांजैक्शंस और उनके रिजल्ट्स को आप खुद ही इंस्पेक्ट करते हो, चेक करते हो। जैसे कि आपकी ट्रांजैक्शंस है क्लोजिंग एंट्रीज की। सही है। अब क्लोजिंग एंट्रीज में पहले प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन होती है, उनकी प्रॉपर एंट्रीज होती हैं, और फिर उसके बाद जब वो हो जाती है उनका बैकअप निकाला जाता है। तो यहां पे आप क्या करते हो, आप खुद ही इंस्पेक्ट कैसे करते हो, जब पीरियड एंड क्लोजिंग एंट्रीज को इंस्पेक्ट करने की बात आती है, सबसे पहले तो भाई बैकअप बना हुआ है या नहीं बना हुआ, प्रॉपर फॉर्मेट में है या नहीं है, आपने देखा बना हुआ है। फिर आप क्लोजिंग एंट्रीज पे आते हो कि भाई क्लोजिंग एंट्रीज की कैलकुलेशन और उसकी जो वर्किंग है वो सही तरीके से हुई है या नहीं हुई। फिर तीसरा, कि जिस बंदे ने क्लोजिंग एंट्रीज की है और जिसने उनको रिव्यू करके ऑथराइज किया वो डिफरेंट लोग हैं या नहीं है। तो अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नजर आती है तो आपको ये पता चल जाता है कि इसका मतलब यहाँ पे या तो सफिशिएंट कंट्रोल नहीं है कि ये चीजें सही नहीं हो रही, या फिर कंट्रोल है तो प्रॉपर तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा, ताकि ये चीजें जिसकी वजह से ये चीजें फॉलो नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ये इंस्पेक्शन करने जाते हो ना, तो इंस्पेक्शन आप उन सारी चीजों की नहीं कर सकते। भाई अब ये ट्रांजेक्शन जो है क्लोजिंग एंट्रीज की है तो बहुत सारी होंगी और हर पीरियड में होंगी। अगर आप मंथली नहीं, आप जो है इसको क्वार्टरली बेसिस पे करो तो भी बहुत सारी होंगी। और अगर आप और लेवल पे और लोअर लेवल पे आ जाओ, अगर आप फोर्टनाइटली बेसिस पे, अगर आप वीकली बेसिस पे करो, जैसे कि अगर कैश काउंट है या इन्वेंट्री काउंट है, या अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो इसके जो रिजल्ट चेक करना है वो जो इंस्पेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे मजबूरन आपको किस पे जाना पड़ता है, सैंपलिंग पे। आप क्या करते हो, पूरे जो आपकी पॉपुलेशन है, इतनी सारी आपकी जो ट्रांजैक्शंस है, आप उसमें से लिमिटेड ट्रांजैक्शन एज सैंपल निकालते हो और आप उनको इंस्पेक्ट करते हो। तो इसमें वही प्रॉब्लम आ जाती है कि हो सकता है कि जो आपका सैंपल है या सैंपल की ट्रांजैक्शंस हैं वो वैसी ना हो, या आपका जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट ना कर रही हो, तो ये आपका अगेन क्या कहलाता है, सैंपलिंग रिस्क। तो यहाँ पे भी सैंपलिंग रिस्क आ जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर एक ट्रांजैक्शन को चेक करना और इंस्पेक्ट करना ये तो इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है। लेकिन स्टिल जो आपका इंस्पेक्शन है वो ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी से ज्यादा बेटर मेथड है आपके कंट्रोल्स को चेक करने का। सही है। अच्छा, अच्छा, इसके अंदर फिर एक और ये चीज भी है ना कि अगर जैसे आप ये देख रहे हो कि आपका जो रिव्यूअर है, सही है, आपका जो ऑथराइजर है जिसने वो क्लोजिंग एंट्रीज को ऑथराइज किया था या रिव्यू किया था, तो आप ये समझ रहे हो कि यार इसने रिव्यू किया तो ये सही होगा, तो जरूरी थोड़ी हो सकता है कि उसने बगैर रिव्यू करे साइन कर दियो, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज और इतनी सारी एडजस्टमेंट्स हो और इतनी सारी जो है आपकी क्लोजिंग एंट्रीज आ रही हो, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम इसके अंदर हो सकती है। लेकिन स्टिल बेटर मेथड है एज कंपेयर टू इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आ जाते हैं लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग पे, वो है रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस नाम से आपको पता चल रहा है कि इंटरनल कंट्रोल जहां पे इंप्लीमेंटेड है वहां पे जो ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं
उन ट्रांजैक्शंस को आप खुद से मैनुअली भी परफॉर्म करके चेक करते हो कि भाई जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो वही रिजल्ट है जो कि वहां पे कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपके पास कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है, आपके पास उसके रिजल्ट्स में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पे जो कंट्रोल है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। जैसे कि अगर आपकी जो ये क्लोजिंग एंट्रीज थी, तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि एम्प्लॉइज जो पिछले पीरियड की क्लोजिंग एंट्रीज है उसी को ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर बाज़ औक़ात कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, तो कैलकुलेशन नहीं करते, पुरानी कैलकुलेशन ही डाल देते हैं, पुरानी फिगर ही चली जाती है, डेटा पुराना ही चला जाता है जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उन्हीं क्लोजिंग एंट्रीज को अपने पास पहले कैलकुलेट करते हैं, हमारे हिसाब से क्या वैल्यूज बननी चाहिए, हमारे हिसाब से उससे क्या रिजल्ट आना चाहिए, फिर कंपेयर करते हैं कि वहां पे जो कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल्स के साथ एंट्रीज हुई है उसमें क्या रिजल्ट आया। तो अगर डिफरेंस है तो हमें पता चल जाता है कि भाई या तो कैलकुलेशन का मसला है, तो कैलकुलेशन सही नहीं हुई, और अगर कैलकुलेशन सही हुई है तो जिस बंदे ने बनाया वो तो समझ आता है, जिसने ऑथराइज किया, रिव्यू किया, उसने कैसे अप्रूव कर दिया, इसका मतलब रिव्यूअर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो देखिए जो इंस्पेक्शन की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है, सही है। तो यहाँ पे आप जितने भी आपकी ट्रांजेक्शन है जो कंट्रोल्स के अंदर हो रही होती है, उनमें से कुछ ट्रांजेक्शन को ऑब्वियस सी बात है इसमें भी सैम्पलिंग ही होती है, तो आप खुद ही उनको एग्जीक्यूट करते हैं, आप रिकैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि भाई कंट्रोल इन्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, सही है। अच्छा, इसकी एक बेसिक सी एग्जांपल, बड़ी अच्छी एग्जांपल क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन। देखिए एक कंपनी की डेली बेसिस पे बैंक की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो कंपनी के लिए बाजू का डेली बेसिस पे बैंक रिकंसिलिएशन करना, अपने पास बैंक के और बैंक स्टेटमेंट, बैंक के बैलेंस को मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो कंपनी क्या करती है, किसी को कहती है कि भाई आपका काम है कि आप मंथली या फिर इवन वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे भी आप बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे। अब एम्प्लॉय बोलता है कि यार हर थोड़े दिन में ये लेके बैठो, डिफरेंसेस निकालो, उसको मैच करो, तो इससे बेहतर ये है कि हम 6 महीने या साल के एंड पे ही कर लेंगे, हमारे पास जो भी डिफरेंस है नजर तो आ ही जाएंगे। तो वो बैंक रिकंसिलिएशन नहीं कर रहा था। अब सुपरवाइजर आया एकदम से, उसने उससे पूछा कि भाई आपने वीकली बेसिस पे कंसिलिएशन की, उसने क्या की, उसने क्या करा कि भाई डेटा दो, मैं खुद ही रिकंसिलिएशन करके देखता हूं। तो सुपरवाइजर ने खुद ही जब रिकंसिलिएशन किया तो बैलेंस ही मैच नहीं हो रहा। तो फिर मसला ये आया कि उसको पता चल गया कि भाई यहाँ पे ये कंट्रोल सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा और कंट्रोल की क्या है, डेफिशिएंसी। तो बैंक रिकंसिलिएशन बेसिक सी एग्जांपल है कि जिसके अंदर आप खुद ही रिकैलकुलेशन कर लेते हो और रीपरफॉर्मेंस करते हो, पता चल जाता है कंट्रोल इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास रीपरफॉर्मेंस। अच्छा, रीपरफॉर्मेंस के अंदर एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल, बहुत अच्छी एग्जांपल है, वो ये है कि रीपरफॉर्मेंस में आप एक काम और करते हो कि आपके पास जो कंट्रोल लगा हुआ होता है ना, उसमें जानबूझ के आप कोई गलत ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हो, जानबूझ के उसी के अंदर, मैनुअली नहीं कर रहे, उसी कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर या कंट्रोल्स के अंदर ही आप गलत ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो, ताकि इस बात को आपको श्योरिटी मिल जाए कि भाई ये जो कंट्रोल है ये गलत ट्रांजैक्शन को अप्रूव नहीं होने दे रहा, रिजेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा नहीं हुआ और गलत ट्रांजैक्शन भी वहां पे अप्रूव हो गया, इसका मतलब कंट्रोल ही आपका या तो डिजाइन में फॉल्ट है या प्रॉपर तरीके से ऑपरेट ही नहीं हो रहा, सही है ना। तो यहाँ पे एक और हमारे पास तरीका। अच्छा, इसके अंदर फिर आपने ये बात याद रखनी है कि जो गलत ट्रांजैक्शन आपने परफॉर्म किया ना वो सिस्टम के अंदर ना चली जाए, वो आपको पता हो कौन सी ट्रांजैक्शन थी और वो आप एलिमिनेट कर दें। पता चला कि कंट्रोल भी एक्सेप्ट कर ले और आप भी उसको छोड़ दें और वो गलत ट्रांजैक्शन भी आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाए, सही है ना। जैसे कि इसकी बेसिक एग्जांपल जो प्रॉक्सी लगाते हैं कि भाई अगर कंपनी का एम्प्लॉय है और आपने रजिस्टर दिया हुआ है कि भाई जो जो आए वो उस पर साइन करे, तो आपने कंट्रोल ये लगाया हुआ है कि भाई जो भी बंदा साइन करवा रहा है वो चेक करे कि अलग अलग बंदे साइन कर रहे हैं, सही। अब आपने क्या करा, एक ही बंदे को भेजा और बोला यार दोनों पे साइन कर दो, वो दोनों पे साइन करके निकल भी गया। तो आपने जानबूझ के गलत ट्रांजैक्शन कंट्रोल में डाली ताकि पता चले कि वो सही है या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई यहाँ पे मसला चल रहा है, जो बंदा साइन करवा रहा है उसका ही कोई ना कोई मसला है, सही है। तो सर जो आपका रीपरफॉर्मेंस है वो सबसे रिलायबल मेथड है टेस्ट करने का, कंट्रोल्स को और उनकी इफेक्टिवनेस और ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस को चेक करने का। लेकिन मसला ये है कि सर ये रीपरफॉर्मेंस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर छोटे सैंपल पे करते हैं तो वही मसला आ जाता है कि सैम्पलिंग रिस्क इसके अंदर आ सकता है। पता चला जिन इंप्लॉयज को आप चेक कर रहे हो वो बेचारे अपनी अपनी साइन करते हो, और जिसको चेक नहीं कर रहे वो जाके 4-5 की प्रॉक्सी लगा के जाता हो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, लेकिन सर इसके अंदर ये है कि अगर आप इंक्वायरी कभी भी कर रहे हैं ना, कि इंक्वायरी की बेसिस पे आप कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हैं, तो वो वैसे भी अच्छा मेथड नहीं है। तो वो अलोन कभी भी सिंगल मेथड नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई ना कोई अदर मेथड आप लाजमी यूज करें, क्योंकि वो इनएडिक्वेट है आपकी कंट्रोल्स की एफिशिएंसी चेक करने के लिए। तो उसके अंदर आप ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस उसके साथ लाजमी आप यूज करें, ठीक है। एक और लास्ट चीज ये है इसके अंदर कि आपकी जो टेस्टिंग हो वो मस्ट बी कंप्लीटेड हो, ठीक है। आपकी जो टेस्टिंग हो वो कंप्लीट हो, कंप्लीट इन अ सेंस कि भाई अगर आप किसी सैंपल को यूज कर रहे हैं अपने पास टेस्टिंग के लिए, तो आपको पता है कि पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस हो सकता है। तो आप क्या करें कि जो उस सैंपल का सोर्स डेटाबेस है कि कहां से वो सैंपल आ रहा है, पूरी पॉपुलेशन के अंदर आपने प्रॉपर तरीके से उसको पिक किया या नहीं किया, आप उसको चेक करें। तो अगर आप उसका सोर्स डेटाबेस चेक करेंगे तो हो सकता है कि आपको इस बात का आइडिया हो जाए कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन ही टेस्ट हो रही है। इसी तरीके से एक और कंप्लीशन की कंप्लीशन का पॉइंट कि if the observation is being performed, the employee observed must be the same person who is responsible for executing the activity। अगर आप एक बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हो टेस्टिंग के लिए कि यार ये सही इंट्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये वही बंदा हो जो रेगुलर बेसिस पे इंट्रीज करता हो। क्योंकि हमें इस बात का आइडिया है कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर कोई ये काम आपने किसी लोअर लेवल के बंदे को दिया हुआ तो, और आपको पता होता है कि यार वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो जब भी कोई बाहर से यानी कि कंपनी के हेड ऑफिस से कोई सुपरवाइजर आता है, तो आप क्या करते हो, आप उसको हटाई देते हो, बोलते हैं तुम दूसरा काम करो, और वो काम आपकी कंपनी का कोई बड़ा लेवल का इंप्लॉय या इवन मैनेजर बैठ के कर रहा होता है ताकि काम सही हो। तो वहां पे ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशन किसी दूसरे बंदे की हो रही होती है, एक्चुअल काम कोई और बंदा कर रहा होता, तो ये टेस्टिंग सही नहीं है। तो टेस्टिंग उसी बंदे की, ऑब्जर्वेशन उसी बंदे की जो कि एक्चुअली वो काम परफॉर्म करता हो। तो अगर ये दो चीजें होंगी तो कंसिडर किया जाएगा कि आपकी टेस्टिंग क्या है, कंप्लीट है। तो टेस्टिंग कंप्लीट होनी चाहिए। सही है। इसके बाद सर नेक्स्ट एरिया पे आ जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कहीं पे भी अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनएडिक्वेट है, यानी कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसके होने के बावजूद प्रॉब्लम्स आ रही, या तो आपका कंट्रोल कहीं पे अवेलेबल नहीं है, या फिर कंट्रोल है और उसके बावजूद इनएफिशिएंसीज आ रही हैं या मिस्टेक्स हो रही हैं, एरर्स हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कंट्रोल डेफिशिएंसी। वो क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है कंट्रोल डेफिशिएंसी। तो सर हमारे पास ये जो कंट्रोल्स की इनएडिक्वेसीज हैं या फिर कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज हैं, इनको क्लासिफाई किया जाता है। इनको दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, एक जनरल क्लासिफिकेशन और एक होती है क्लासिफिकेशन एज पर पीसीएओबी। क्या है सर? जनरल क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन एज पर पीसीएओबी। सर इसके अंदर जो पहली क्लासिफिकेशन है वो जनरल बेसिस पे है, जिसके अंदर सारे कंट्रोल्स को सिर्फ दो ही तरीकों से, या सॉरी सारे कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज को, सारे कंट्रोल्स जिनमें डेफिशिएंसीज हो उनके दो ही कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है डेफिशिएंसी इन डिजाइन, एक होता है डेफिशिएंसी इन ऑपरेशन। यानी कि अगर आपके कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसीज हैं तो या तो उसके डिजाइन में डेफिशिएंसी होगी या ऑपरेशन में। मैंने आपको कहा था ना आगे आएगा, आप देखिए आ गया। डिजाइन में डेफिशिएंसी क्या होता है? दो चीजें, या तो जिस जगह पे कंट्रोल की जरूरत है वहां पे कंट्रोल आपने लगाया हुआ ही ना हो। सही है। ये डिजाइन कंसीडर किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। ये इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिजाइन में फॉल्ट है कि भाई जहां पे कंट्रोल होना चाहिए कंट्रोल ही नहीं है, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर सही डिजाइन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अब अगर कहीं पे कंट्रोल लगा हुआ है लेकिन उसको आपने डिजाइन ही ऐसा किया है कि आप जितने अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट कर दो वो एरर करेगा, तो सर ये भी क्या है? डेफिशिएंसी इन डिजाइन है। ठीक है, ये भी क्या है? डेफिशिएंसी इन डिजाइन है। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि एक ही इनवॉइस के अंदर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हम ऐड करते हैं। तो कंट्रोल ना होना, क्या एग्जांपल क्या है कि आपने इन सारी ट्रांजैक्शन का टोटल उसकी इनवॉइस के एंड में मेंशन ही नहीं किया हो। मतलब कि आपने ये कंट्रोल ना लगाया हो कि भाई जब आप उस एक इनवॉइस के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन डालें तो उसका टोटल आपको शो हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा? वो टोटल आप अपनी इनवॉइस से, जो आपके पास फिजिकल इनवॉइस अवेलेबल है, आप मैच कर लोगे, चेक कर लोगे क्या टोटल बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब कोई ट्रांजैक्शन मिस हो गई है या फिर उसकी वैल्यू गलत आ गई है। ठीक है, तो ये कंट्रोल हो सकता था, लेकिन आपने वो टोटल का कंट्रोल ही नहीं लगाया। तो यहाँ पे आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर के डिजाइन में फॉल्ट है आपका कंट्रोल होना चाहिए, नहीं है, डिजाइन में फॉल्ट है। अच्छा, अब आपने कंट्रोल लगाया है कि टोटल आ रहा है, लेकिन मसला पता है क्या है? आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो पॉइंट्स में हैं। सही है, पॉइंट के बाद भी दो डिजिट्स होते हैं। अब आपकी वो जो ट्रांजैक्शन जब आप सिस्टम में एंटर करते हो तो भी पॉइंट्स में एंटर होती हैं, लेकिन सिस्टम अपने पास उसको उठाता है होल नंबर में। अब क्या है कि जब 8-10 ट्रांजैक्शन होती हैं और आप पॉइंट्स में एंटर करते हो, सिस्टम पॉइंट में एंट्री तो करने देता है लेकिन उसको रिकॉर्ड कैसे करता है? होल नंबर में। तो जब वो टोटल करता है उसका टोटल आपके टोटल से कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो ये भी क्या है? डेफिशिएंसी इन डिजाइन। क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी छोटी कम ट्रांजैक्शन है तो $2-4 का फर्क आ रहा है। ट्रांजैक्शन ज्यादा हो या फिर अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो, आप रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो सर आपके पास अगर कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसी हो, और वो डेफिशिएंसी कैसी हो कि या तो जिस जगह पे कंट्रोल होना चाहिए कंट्रोल ही नहीं है वो वाला, या फिर अगर कंट्रोल है तो उसके डिजाइन के अंदर ऐसा फॉल्ट है कि आप कितना अच्छे तरीके से ऑपरेट कर लो, आप कितनी अच्छी तरीके से एंट्री पॉइंट्स में कर दो, लेकिन टोटल वो सही नहीं करके दे रहा, डिजाइन में ही फॉल्ट है। ये कहलाता है डेफिशिएंसी इन डिजाइन। और सर दूसरा क्या है कि अगर आपने डिजाइन बहुत अच्छा किया हुआ इंटरनल कंट्रोल को, लेकिन जो लोग ऑपरेट कर रहे हो उनको या तो ऑपरेट करना नहीं आता क्योंकि उनके पास क्वालिफिकेशन ना हो ऑपरेट करने की, सही तरीके से समझ नहीं आती हो कैसे ऑपरेट करना है, या फिर अथॉरिटी ही ना हो, उनको पता हो कैसे इंप्लीमेंट करवाना है लेकिन उनको अलाउ ही नहीं किया गया उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए, तो सर ये कहलाता है डेफिशिएंसी इन ऑपरेशन। तो सर कंट्रोल्स के अंदर जो भी डेफिशिएंसीज होती हैं दो हिस्सों में क्लासिफाई होती है नॉर्मली। डिजाइन में डेफिशिएंसी होती है, या अगर डिजाइन सही है तो जो बंदा ऑपरेट कर रहा है उसको ऑपरेट करना नहीं आता या अथॉरिटी नहीं है तो ऑपरेशन के अंदर डेफिशिएंसी है। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर कोई सिविरिटी की बेसिस पे प्रायोरिटी नहीं है। सही है, कोई हायरार्की नहीं है कि यार ये लो लेवल वाला या हाई लेवल वाला, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन है एज पर पीसीएओबी। पीसीएओबी बोलता है कि भाई आपके कंट्रोल्स में अगर डेफिशिएंसीज है ना तो वो तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होते हैं, और ये तीनों क्लासिफिकेशन हायरार्की की बेसिस पे यानी कि सेवरिटी की बेसिस पे। सबसे पहले लोअर लेवल वाला डेफिशिएंसी, फिर थोड़ी सी हायर लेवल वाली डेफिशिएंसी, और फिर सबसे हाईएस्ट लेवल वाली डेफिशिएंसी। सर सबसे लोएस्ट लेवल अगर डेफिशिएंसी है तो वो क्या कहलाता है? सर वो कहलाता है कंट्रोल डेफिशिएंसी। कंट्रोल डेफिशिएंसी मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई कंट्रोल के अंदर प्रॉब्लम है, बस इसके अंदर कोई हाई लेवल कुछ भी नहीं है। कंट्रोल डेफिशिएंसी क्या होती है कि जहां पे आपके कंट्रोल की डिजाइन या ऑपरेशंस के अंदर कोई फॉल्ट हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डेली कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के अंदर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के अंदर कोई एरर टाइमली बेसिस पे या तो प्रिवेंट ना हो रहा हो या डिटेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, आपका जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन है ना उसके अंदर कोई एरर प्रिवेंट नहीं हो रहा या डिटेक्ट नहीं हो रहा टाइमली बेसिस के अंदर, उसके वजह यह है कि कंट्रोल के डिजाइन या ऑपरेशन के अंदर फॉल्ट है तो कंट्रोल डेफिशिएंसी कहलाती है। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि ये लो लेवल है? क्योंकि यहां पे किसी भी मटीरियल
मिस स्टेटमेंट, किसी भी सिग्निफिकेंट या मटीरियल मिस स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। यहां पे जब हमने बात की ना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, उसका मतलब ही यही है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, छोटे मोटे ट्रांजैक्शन, छोटे मोटे मसले हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर वो छोटे मोटे मसले हो रहे हैं, तो वो छोटे मोटे एरर्स हो रहे हैं, तो सर वो आपका कंट्रोल डेफिशिएंसी में आएगा। इसमें कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हो रही होगी। एरर इसके अंदर आ रहा होगा, वो कंट्रोल के डिजाइन या ऑपरेशन की वजह से हो, और वो एरर टाइमली बेसिस पे प्रिवेंट और डिटेक्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन पे हो रहा होगा, यानी कि छोटे लेवल पे या छोटे अमाउंट पे। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो जो इनवॉइस के अंदर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं ना, तो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो $2 $4 का आ रहा है, ये क्या है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं है। तो ये जो आपकी कंट्रोल की डेफिशिएंसी है, ये कंट्रोल डेफिशिएंसी के अंदर ही क्लासीफाई होगी। फिर इसके नेक्स्ट लेवल पे आया था सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। ये क्या होता है, जहां पे कोई एक कंट्रोल की डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी या एक से ज्यादा कंट्रोल्स ऐसी प्रॉब्लम या एरर क्रिएट कर रहे हो जो कि लेस सिवियर हो देन अ मटीरियल वीकनेस, मटीरियल मिस स्टेटमेंट या मटीरियल डेफिशिएंसी से लोअर इंपैक्ट हो, लेकिन स्टिल उसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी पे एज अ होल ऐसा हो कि उसके लिए क्या चाहिए, मेरिट अटेंशन बाय दोज रिस्पांसिबल फॉर ओवरसाइट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो लोग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देख रहे हो उनका इसकी तरफ अटेंशन होना चाहिए। इसकी मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या हो जाए, फॉल्टी हो जाए। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो मिलियंस के अंदर है, और कंपनी के पास जो एरर आ रहा है वो 400 500 हजार डॉलर का आ रहा है। अब 400 500 हजार डॉलर कंपनी के लिए छोटी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की अमाउंट से कंपेयर करें तो इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक दो एम्प्लॉइज की सैलरीज जो है वो आपने ये ना की हो कि ज्यादा प्रोसेस कर दियो, आपने एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्रोसेस कर दियो, सही। अब कंपनी के लिए एज अ होल देखा जाए तो कोई एक्सेस अमाउंट पे नहीं हुई, मटीरियल मिस स्टेटमेंट नहीं हुई, लेकिन एक डिपार्टमेंट की सैलरी दूसरी डिपार्टमेंट में जाने कंपनी के लिए सही नहीं है, तो इसका इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि सैलरी की अमाउंट ज्यादा होती है, इंपैक्ट ज्यादा है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, लेकिन मटीरियल मिस स्टेटमेंट इससे नहीं होगी। या फिर इन अदर वर्ड ऐसा समझ लें कि थोड़ी सी बड़ी अमाउंट, लेकिन इतनी ना हो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपकी उसकी बेसिस पे आप फॉल्टी कह सकते हो। ठीक है, और लास्ट क्या है, इससे लास्ट आपको खुद ही समझ आ जाता है कि मटीरियल वीकनेस कहां हो, जहां पे एक सिंगल डेफिशिएंसी या कॉम्बिनेशन ऑफ डेफिशिएंसीज हो इंटरनल कंट्रोल्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, और वो इस तरीके की हो जिसकी वजह से ये रीजनेबली कंसीडर किया जाए कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, चाहे वो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो या इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो, उनके अंदर क्या होगा, मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी, जो कि टाइमली बेसिस पे ना प्रिवेंट हो रही है ना डिटेक्ट हो रही है, कहलाता है मटीरियल वीकनेस। तो मटीरियल वीकनेस का है आपके पास जहां पे आपके पास ऐसी एक सिंगल डेफिशिएंसी या मल्टीपल डेफिशिएंसीज हो जिनकी बेसिस पर आप ये रीजनेबली कंसीडर किया जा सके कि आपके एनुअल या इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई मटीरियल मिस स्टेटमेंट होगी जो कि ना प्रिवेंट की जा सके ना डिटेक्ट की जा सके टाइमली बेसिस के ऊपर। और सर यहां पे हम उस बात को दोबारा मर्ज कर लेते हैं या कंबाइन कर लेते हैं जो कि सॉक्स ने रिक्वायरमेंट नहीं लगाई थी कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को असेस करके क्या करे, कम्युनिकेट करे रिपोर्ट के अंदर। तो यहां पे पीसीएओबी भी यही कहता है कि भाई अगर आपकी कोई एक सिंगल मटीरियल वीकनेस, ये वाली मटीरियल वीकनेस यानी कि हाई लेवल की डेफिशिएंसी निकल जाती है, तो एक हो या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा तो छोड़ दो, अगर एक भी हो तो फिर मैनेजमेंट इस पोजीशन पे नहीं है कि वो जब असेसमेंट करके रिपोर्ट करे तो वो अपनी असेसमेंट को क्या बोले, इफेक्टिव बोले। मैनेजमेंट उस सूरत में अपनी असेसमेंट को इफेक्टिव नहीं बोल सकती। ठीक है, और सर लास्ट में कि अगर मैनेजमेंट ये इंटरनल कंट्रोल्स को असेस करती है और उसके अंदर कोई मटीरियल वीकनेस आ जाती है, ये वाली मटीरियल वीकनेस, अच्छा देखिए इसके अंदर टर्म्स मिलती जुलती हैं, जरा आपने ध्यान रखना है। मटीरियल मिस स्टेटमेंट इसका नाम नहीं है, इसका नाम है मटीरियल वीकनेस। मटीरियल मिस स्टेटमेंट कह सकते हैं, नाम है मटीरियल वीकनेस। तो अगर एग्जामिनर मटीरियल वीकनेस कहता है, इसका मतलब वो इस वाले हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ डेफिशिएंसी की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनी असेस करती है और कोई मटीरियल वीकनेस आ जाए, तो जो भी कंपनी एसईसी को रिपोर्ट करती है, अपनी रिपोर्ट्स वहां पे फाइल करती है, तो उसके लिए जरूरी है कि एसईसी को जो फाइलिंग्स कर रही है ना, जो रिपोर्ट्स फाइल कर रही है, जैसे कि 10K या क्वार्टरली बेसिस पे 10Q फाइल करती है, उसके अंदर उस मटीरियल वीकनेस को लाजमी आइडेंटिफाई करे। जिस पीरियड की रिपोर्ट फाइल करी है, जिस क्वार्टर की या ईयरली, तो उसके अंदर लाजमी आइडेंटिफाई करे कि भाई ये मटीरियल वीकनेस हमें मालूम हुई है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा तीन चीजें उसके अंदर और बताए। सबसे पहले मटीरियल वीकनेस बता दी, फिर ये बताया कि हम इसको रेमिडिएट करने के क्या एफर्ट्स अपने पास कंसीडर करें, किस तरीके से रेमिडिएट करेंगे, टाइम हमने कितना रखा है कि इसको कितने टाइम में हम एलिमिनेट कर देंगे, और अब तक हम इसको कितना एलिमिनेट कर चुके हैं, कितना इसको रेमिडिएट कर चुके हैं। ठीक है, और सर अगर प्रीवियस कोई आपने एसईसी के पास स्टेटमेंट फाइल की हो प्रीवियसली और उसके अंदर मटीरियल मिस स्टेटमेंट हो, तो आपके लिए जरूरी है कि आप अमेंडेड वो रिपोर्ट या अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोबारा फाइल करें, और उसके अंदर फिर वो एक्सप्लेनेटरी डिस्क्लोजर डालें कि भाई हमने अमेंड इसलिए किया क्योंकि लास्ट के अंदर ये मटीरियल वीकनेस थी, इसके ये एफर्ट्स हैं, इतने टाइम में हम कंप्लीट करेंगे और इतना हद तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। सही है, तो सर ये पूरा हमारा जो काम था ये अब तक क्या हो गया कि हमने कंट्रोल्स को, इंटरनल कंट्रोल्स के स्ट्रक्चर को चेक किया, टेस्ट किया, और उसके अंदर जो भी इनएडिक्वेसीज जिसको हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसीज, उनको हमने आइडेंटिफाई किया। अब सर आइडेंटिफिकेशन हो गई, अब हम कहां पे जाते हैं, उसकी करेक्शन पे, यानी कि रेमिडिएट करने पे। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमने अपना इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर चेक किया होगा और अगर वो सही होगा तो हमारा तो कोर्स ही खत्म हो जाएगा। हमारा कोर्स ऑब्वियस सी बात है आगे उसी वक्त चलेगा जब उसमें गलती आएगी, तभी हम देखेंगे ना उसको सही कैसे करना है। तो लास्ट एरिया हमारे पास सर यही है
कि हमारे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डेफिशिएंसीज थी। अब सर उनको रेमेडिएट कैसे करना चाहिए, एक बात याद रखिएगा कि ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, ये पूरा एक प्रोसीजर है। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है रेमेडिएट कैसे करते हैं, तो सर ये उसका एक पूरा प्रोसीजर आपने उसको बताना है। हाँ ये है कि आप कुछ पॉइंट्स इसके अंदर एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं होगा, लेकिन ये पूरा एक प्रोसीजर है। तो सर अगर आपके पास कंट्रोल डेफिशिएंसीज निकलती हैं और इसके अंदर हम उन्हीं तीनों को डिस्कस करेंगे, मटीरियल वीकनेस, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और कंट्रोल डेफिशिएंसी, वो तीन क्राइटेरिया दिए थे ना पीसीओ एओबी ने, हम उसी पे बात करेंगे। तो सर अगर ये हमारे पास वीकनेस या डेफिशिएंसीज निकलती है, इनको रेमेडिएट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अगेन वही बात, ये नहीं करना कि जो भी डेफिशिएंसी निकली बस उठा के उसको सही करने बैठ जाए। भाई अगर कंट्रोल डेफिशिएंसी सबसे लोअर लेवल की, तो बाज औकात उसके अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही पूरा नहीं हो रहा होता, खर्चा ज्यादा लग रहा होता है, बेनिफिट कम हो रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले क्या करना, प्रायोरिटाइज करना है अपनी रेमेडिएशन को, कैसे, सेवेरिटी की बेसिस पे। और ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले मटेरियल वीकनेस को आप डील करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, फिर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज और फिर कंट्रोल डेफिशिएंसी। और कंट्रोल डेफिशिएंसी को भी सिर्फ उस वक्त रेमेडिएट करना है जब बेनिफिट ज्यादा मिल रहा हो और कॉस्ट इसमें कम लग रही हो। ठीक है, अच्छा। लेकिन अगर किसी कंट्रोल डेफिशिएंसी जो सबसे लोअर लेवल की थी उसको आप छोड़ देते हो, तो ये नहीं है कि बस हमेशा के लिए छोड़ दिया, नहीं, रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद उसको दोबारा आप रीवैल्यूएट करोगे, ये देखने के लिए कि ऐसा नहीं है वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या मटेरियल वीकनेस में कन्वर्ट ना हो गई हो। सही है, अच्छा। अब सर अगर हमें मटेरियल वीकनेस या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी या इवन कंट्रोल डेफिशिएंसी को भी हमने रेमेडिएट करना है, तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम कि उसकी रूट कॉज को आइडेंटिफाई करें। आप डिटरमाइन करें कि उसकी रूट कॉज क्या है, लेकिन वो रूट कॉज पे आपके सारे जो मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट है वो एग्री होने चाहिए, मतलब सब इस बात पे एग्री हो कि हाँ भाई यही रूट कॉज है। ऐसा नहीं हो कोई बोल रहा हो नहीं रूट कॉज ये नहीं है वो है, तो फिर क्या होगा, तो सबको एग्री हो कि भाई हाँ यही रूट कॉज है, ताकि उसी पे काम करें। फिर क्या करना है, रूट कॉज आइडेंटिफाई कर ली, अब आपने क्या करना है कि आपको कौन से करेक्टिव एक्शंस लेने हैं ताकि अपनी आप डेफिशिएंसी की उस रूट कॉज और उस डेफिशिएंसी को क्या कर सके, एलिमिनेट कर सके। इसी के अंदर जो टास्क आपने करने हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने के भी कौन कौन से टास्क हम करेंगे इसको एलिमिनेट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बंदा ताकि उससे कुछ अरसे बाद जवाब ले सके, और टाइम कितना देना है इसको करेक्शन के लिए। सही है। और अगर एक से ज्यादा डेफिशिएंसीज को आप वो कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, या एक से ज्यादा डेफिशिएंसीज को आप करेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो आप अपना प्लान ऐसा बनाए, मेक श्योर करें कि आपका रेमेडिएशन प्लान ऐसा हो कि सारी की सारी डेफिशिएंसीज पे टैकल हो। ऐसा नहीं हो एक से ज्यादा डेफिशिएंसीज को आप एलिमिनेट करने जा रहे हो कोई एक आध रह जाए, प्लान ऐसा हो कि सबकी सब एलिमिनेट हो, सबकी सब टैकल हो। सही है, अच्छा। फिर बात औकात ये होता है कि आपके पास करंटली ऐसी रिसोर्सेज नहीं होती कि आप रेमेडिएशन पे जा सके, तो अगर कोई नई इन्वेस्टमेंट, कोई नई रिसोर्सेज की जरूरत है जिसमें आईटी के किसी सॉफ्टवेयर या पर्सनल की जरूरत है या अदर रिसोर्सेज की जरूरत है, तो वो आप हायर करें। आउटसाइड एक्सपर्ट्स की जरूरत है तो वो आप उनसे हेल्प लें। ठीक है, अच्छा। फिर सर इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कि जब आपका ये प्रोसेस चल रहा हो तो आप अपनी इस पूरे प्रोसेस को मॉनिटर भी करें और उसकी प्रोग्रेस चेक करें कि भाई हमने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से रीजनेबल टाइम पीरियड जब तक हो गया है उसके अंदर इसकी कितनी प्रोग्रेस है, कहां तक हमारा रेमेडिएशन प्लान पहुंचा, सही हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा, और जो बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था उसको अकाउंटेबल ठहराएं कि भाई इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक जितना होना चाहिए क्यों नहीं हुआ। सही है, तो आप उसकी प्रोग्रेस रेमेडिएशन प्लान की लाजमी चेक करें, जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है उससे अपडेट्स लेते रहें। फिर आपके जो की स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर ऑडिट कमेटी भी आ जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स भी आ जाता है, उनको भी आप इन्फॉर्म रखें इसकी प्रोग्रेस से रिलेटेड कि कहां तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, कितने अरसे में ये आपका जो डेफिशिएंसी है ये एलिमिनेट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई ऐसी मटेरियल वीकनेस थी जो कि आपने प्रीवियसली किसके अंदर रिपोर्ट की हो, वो एसईसी की फाइलिंग के अंदर रिपोर्ट की हो, तो अब आप फ्यूचर के अंदर जो फर्दर रिपोर्ट्स फाइल करें, क्वार्टरली बेसिस पे आप जो फर्दर रिपोर्ट्स फाइल करें उसके अंदर भी उसकी प्रोग्रेस बताएं। जैसे उधर भी मैंने कहा था ना प्रोग्रेस बतानी है, तो आपने अगर किसी प्रीवियस एसईसी की फाइलिंग के अंदर बताया हो ये मटेरियल वीकनेस है, तो आप फ्यूचर की रिपोर्ट्स के अंदर उसकी प्रोग्रेस बताएं हर क्वार्टरली रिपोर्ट के अंदर कि अब हमने इसको कहां तक एलिमिनेट कर दिया है, और जब एलिमिनेट हो जाए तो भी बताएं कि ये आप पूरी एलिमिनेट हो गई है। ठीक है, अच्छा। फिर इसके अलावा आप जो है रेगुलर बेसिस पे इन सारी मटेरियल वीकनेसेस को दोबारा इवेल्युएट करें, आपका प्रोसेस हो कि आप इनको दोबारा रीवैल्यूएट करें, ताकि अगर कोई ऐसी हो जिसको आपने कुछ हद तक रेमिडिएट कर दिया था वो दोबारा अपने पुराने लेवल पे ना आ गई हो, या फिर कोई नई मटेरियल वीकनेस ना क्रिएट हो गई हो, और फिर इसका डिस्क्लोजर भी प्रोवाइड करें। फिर सर इसके अलावा जब आपका ये रेमिडिएशन प्लान कंप्लीट हो जाता है ना, और रेमिडिएशन के लिए आपने कोई रेमिडिएटेड कंट्रोल्स, रेमिडिएटेड एडिशनल कंट्रोल्स लगाए हुए हों, तो उन कंट्रोल्स को भी आप मॉनिटर करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपका ये जो कंट्रोल है, रेमिडिएटेड कंट्रोल जो कि उस मसले को हल कर रहा है, ये इतने लंबे टाइम पीरियड तक इफेक्टिवली चल रहा है कि आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि हाँ भाई आपकी मटेरियल वीकनेस या डेफिशिएंसी एलिमिनेट हो गई है या नहीं। ठीक है, आसान अल्फाज में मटेरियल वीकनेस को एलिमिनेट करने के लिए जो एडिशनल कंट्रोल लगाए ना, उसको एक रीजनेबल टाइम तक आप मॉनिटर करें, ये देखें कि भाई ये सही तरीके से उसको रेमिडिएट कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है तो आप कंक्लूड कर लें कि हाँ भाई ये मटेरियल वीकनेस अब फ्यूचर तक क्या हो गई है, एलिमिनेट हो गई है। और सर अगर आपको जरूरत पड़ती है, कोई और इश्यू होता है, तो कोई फर्दर चेंजेस करने हैं तो आप वो फर्दर चेंजेस भी कर सकते हैं। तो सर हमारे जो कंट्रोल डेफिशिएंसीज थी उनको रेमिडिएट कैसे करना है ये भी हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और ये जो पूरा टॉपिक था ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सही है, तो सर इसको यहीं पे हम वाइंड अप कर रहे हैं। थैंक यू।